वो जनता के लिए नहीं है, बाह्य अनुभूति का विषय नहीं है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो विक्टर कुजे नाम के एक व्यक्ति थे, दार्शनिक थे, उन्होंने किया था। क्योंकि उस समय स्वच्छंदतावाद भी चला हुआ आ रहा था, तो उसी के थोड़ा-थोड़ा मतलब में समर्थन को लेते हुए बेनेडिक्टो क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया। अब अभिव्यंजनावाद में क्या हुआ कि क्रोचे ने 1900 में एक राइस नामक संस्था थी, वहां पर उनके 4 भाषण हुए थे 1900 के आसपास। वहां पर इन्होंने इस अभिव्यंजना को सहजानुभूति कहा। और उसके बाद में इनकी पुस्तक आई एस्थेटिक, और 1912 में इन्होंने इस सहजानुभूति के आगे एक और शब्द जोड़ दिया, गीतात्मक सहजानुभूति। हालांकि उनका अर्थ जो था वो समान ही रहा। अब क्रोचे ये कहते हैं कि जो आत्मा या जो चेतना होती है किसी भी कलाकार की, उसकी 4 क्रियाएं होती है। मुख्यतः ये 2 भागों में बटी होती है। पहली आत्मा या चेतना की जो क्रिया होती है उसको हम सैद्धांतिक या ज्ञान से जोड़ सकते हैं, जो कि विचारात्मक होती है। और दूसरी जो होती है वो व्यवहारिकता से हम जोड़ सकते हैं, जो कि इच्छात्मक है। अब ये जो सैद्धांतिक वाली है इसके भी 2 भेद उन्होंने किए हैं। एक तो अंतःप्रज्ञा, जिसको अपन सहजानुभूति से जोड़ सकते हैं, और दूसरी होती है तर्कात्मक, जो कि विचारों से जोड़ सकते हैं। और जो दूसरा जो उन्होंने आत्मा या चेतना का जो व्यवहारिक वाला भेद किया था उसके भी उन्होंने 2 भेद कर दिए। एक तो आर्थिक या उपयोगी, और एक दूसरा होता है नैतिक। ये जो नैतिक होता है ये जीवन और जगत के व्यवहारों का सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकन करने वाला होता है। अब कोई भी चूंकि कलाकार की जो रचना होती है या सहजानुभूति हो, वो सबसे पहले अंतःप्रज्ञा में ही पनपती है। वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है और वो अपने आप में अभेद होती है। यानी कि उसका कोई भेद नहीं होता। जैसे कोई कलाकार होता है, कोई चित्रकार या मूर्तिकार होता है, तो वो किसी भी अपनी रचना को अधूरे रूप में नहीं सोचता। जैसे कोई मूर्ति बना रहा है तो मूर्ति को वो अपनी संपूर्णता में देखता है और फिर उसके वो खंड-खंड का निर्माण करता है। लेकिन चूंकि वो अपने आंतरिक अभिव्यंजना में उसको संपूर्ण रूप में देख चुका है, तो वो एक तरह से अभेद है। और ये पूरी तरह से आत्मिक क्रिया होती है, तो कला जो है एक तरह से आध्यात्मिक क्रिया ही माने जाएंगी। अब इसमें ये बात भी है कि जो प्रत्येक अंतः कला है, या जो मतलब में प्रत्येक अंतः प्रज्ञा है वो कला ही है, और जो कला है वो अंतः प्रज्ञा, यानी कि जो सहजानुभूति है वही कला है। अब वो बाहर आई या नहीं आई उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो अच्छे रूप में नहीं आई तो भी वो कला है, अगर वो कुरूप होकर के आई तो भी वो कला है। यानी कि हर तरीके से वो कला ही है। और जो कला होती है वो वस्तु में नहीं बल्कि उसके द्वारा जो अभिव्यक्त रूप होता है, जिसे अपन कह सकते हैं सांचा, कि कोई भी विचार आता है वो एक सांचे में, जो एक सांचा होता है उस सांचे में जो है उस विचार को हम लेते हैं और उसी को हम प्रदर्शित करते हैं। तो जो अभिव्यंजना या सहजानुभूति या जो सौंदर्य या कला, क्योंकि बेनेडिक्टो क्रोचे का सिस्टम क्या था कि इन्होंने मनमाने अर्थ किए हैं। सहजानुभूति कह दिया, फिर कल्पना को भी इन्होंने सौंदर्य कह दिया, उसी कल्पना को उन्होंने सहजानुभूति भी कह दिया, सौंदर्य को भी उसी से जोड़ दिया। तो थोड़े उलझे हुए से अर्थ है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु के द्वारा जो अभिव्यक्त रूप है उसमें जो है मतलब में अभिव्यंजना होती है। मूल कारण इन्होंने प्रतिभा को माना है, और इसके इन्होंने कला का जो कोई निर्माण होता है, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, उसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहले कोई भी कलाकार होता है वो अपनी सहजानुभूति के द्वारा उसका अंत संस्कार या आत्म मतलब संवेदना उसकी करता है, और जब सर उसको इनको वो थोड़ा समझ। धीरे धीरे बताना। रविंदर जी लिखने पड़ेंगे थोड़ा चारों ना, थोड़ा धीरे से बताना एक बार। भेज दूंगा सर, मैं कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, जी सर, ठीक है, फिर कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो कला निर्माण के इन्होंने 4 चरण मान लिए। एक तो पहला जो होता है वो अंतर संस्कार कह सकते हैं, या जो संवेदना है उसको अपन कह सकते हैं। और पहली बार किसी भी कला की या कोई भी जो अनुभूति होती है, जो सहजानुभूति होती है, वो यहीं पर होती है। और उसके बाद जो है उसकी अभिव्यंजना होती है, यानी कि वो एक फॉर्म धारण करती है वहीं पर। और उसी रूप या फॉर्म को ही अपन जो है सहजानुभूति भी कह सकते हैं, और उसी को जो है अपन स्वयं प्रकाश जो ज्ञान है उसी वो ही कह सकते हैं। अब इस अभिव्यंजना का जो कलाकार है वो सौंदर्य मूलक आनंद उठाता है, जो तीसरा चरण है सौंदर्य मूलक आनंद, उसे हम कहते हैं। अब इसका आनंद उठाने के बाद चूंकि इसको इसका प्रदर्शन भी करना है, तो फिर चौथा चरण आता है। तो उस सहजानुभूति, सौंदर्य, कल्पना, चारों चीजों का लगभग एक ही अर्थ में उन्होंने प्रयोग किया है। उसको वो फिर, अगर वो संगीतकार है तो ध्वनि के रूप में प्रस्तुत करेगा,
अगर वो लेखक है तो अपने शब्दों में प्रकट करेगा, या कोई चित्रकार है तो उसको रंगों में प्रकट करेगा, उसमें उसका रूपांतरण होता है। अब इस जो इसका जो प्रकटीकरण होता है, वो जो सहृदय होता है, उसको मतलब मैंने भावक पढ़ा है उसमें, उसके द्वारा उस कलाकार की अनुभूति उसमें आती है और उसी के द्वारा वो उसका आस्वादन कर पाता है। तो इस तरह से सर इन्होंने क्रोचे ने ये सारे के सारे सिद्धांत दिए। इसके अलावा इन्होंने जो ज्ञान के 2 रूप बताए थे, एक तो सहजानुभूति और विचारात्मक है, ये 2 वेद इन्होंने किए, 4 चरण माने हैं, और आत्मा और क्रिया के भी इन्होंने 4 चरण माने हैं। जी सर, दौलतान जी। कोई छूट गया हो तो कुछ दे दो, बता दो। हाँ, नहीं एक सर, दो चीजें आप उन्होंने बताइए। हाँ, आप बता ही एक दो चुके चीजें हैं। और बता देता हूँ। नहीं, एक जी चीज छूट गई, मैंने आज पढ़ा था। वो ये कहते हैं कि भाई पहली बात तो कोई असफल अभिव्यंजना नाम की नहीं होती, और कला जो है अपने आप में पूर्ण होती है, आप उसे अच्छी या बुरी नहीं बता सकते। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया लिफाफे का, कि जैसे कई सारे लिफाफे होते हैं। अब आप उपयोगितावादी दृष्टि से देखोगे, यानी कि व्यवहारिक या इच्छा की दृष्टि से देखोगे, तो वो उनके वो जो है मतलब में अलग अलग होंगे, जबकि अपने आप में वो पूर्ण है। क्योंकि अगर कोई लिफाफा है कि कानूनी नोटिस देने का कोई लिफाफा है, तो वो अपने आप में वहां पे पूर्ण है। अगर आपको प्रेम पत्र के रूप में कोई लिफाफा देना है, तो वहां पर वो कानूनी नोटिस वाला लिफाफा काम नहीं आकर के प्रेम पत्र वाला काम आएगा। तो कोई भी कला जो होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है, और कोई भी कला जो होती है वो असफल अभिव्यंजना नहीं होती, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व होता है। जी सर। जी सर, धन्यवाद। आपने लगभग तो सिद्धांत पूरा बता ही दिया। अब मैं थोड़ा ये बता दूं कि अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्ति में क्या संबंध है और क्या इनमें जी अंतर है। जी ये सर अपेक्षित सवाल भी है, क्योंकि अपना टॉपिक भी यही है कि वक्रोक्ति और अभिव्यंजना। तो अभिव्यंजना और वक्रोक्ति को लगभग पर्याय भी माना गया है, पर इन दोनों में पर्याप्त अंतर भी है और पर्याप्त समानताएं भी है। हालांकि अंतर अधिक है और समानताएं कम है। समानता इनमें ये है कि ये दोनों ही कलावादी आचार्य हैं। कला को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं, अभिव्यंजना या वक्रोक्ति को। अभिव्यंजना या वक्रोक्ति को अपना ये प्राण तत्व। और दूसरी बात कि ये काव्य कोई भेद नहीं करते, विभेद श्रेणियों में नहीं बांटते हैं कि कोई काव्य छोटा कमतर है या कोई उच्चतर है, इस तरह का विभाजन नहीं करती है काव्य का, दोनों ही। उसके बाद ये दोनों ही मानते हैं कि काव्य न तो अन्यून होना चाहिए, न न्यून होना चाहिए, न अतिरिक्त। हम लोग कहते हैं अन्यून और अतिरिक्त का प्रयोग होना चाहिए काव्य में। ये इनमें जो थी मुख्य रूप से समानताएं थी। अब इनमें अंतर क्या है हम इसे भी देखते हैं। तो अंतर इनमें ये है कि क्रौचे एक देहवादी या अलंकारवादी काव्य शास्त्री है, जबकि क्रोच नहीं है, कुंतक। और क्रौचे एक आत्मवादी और दार्शनिक है। दूसरा अ, वो जब वो बता दिया कि वो क्रौचे एक दार्शनिक है, आत्मवादी है, तो वो अभिव्यंजना को जैसे रविंद्र जी ने बताया कि असफल या सफल नहीं मानता, अभिव्यंजना अभिव्यंजना है, वो सफल ही होती है ना, कम या ज्यादा नहीं होती है, तो सफल ही होती है। तो वो तो मानते हैं कि जो भी अभिव्यंजना हुई है, हमने जिस चीज को भी महसूस किया है, हमारे मन पर जिस चीज का भी प्रभाव पड़ा है, हमारे मन को प्रभावित करने वाली कोई भी वस्तु काव्य की विषय वस्तु हो सकती है। जबकि कुंतक विषय वस्तु को भी महत्व देते हैं कि विषय वस्तु भी अच्छी होनी चाहिए काव्य सर्जन के लिए। और दूसरी कि कोई भी वस्तु इनके क्रौचे के अनुसार कि जो भी हमारे मन पर प्रभाव डाल रही है, वो काव्य में या हमारी अभिवंदना के लिए आवश्यक चीज है और होनी भी चाहिए। सर एक प्रश्न आता है कि जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है,
इसके ऊपर क्या आक्षेप लगाए गए या क्या कमियां रही, इसके बारे में मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं। अगर आप में चाहो तो मैं थोड़ा पढ़ के बता दूं, याद तो अच्छे से नहीं है। बताइए सर। जी, जी, जी। इन्होंने क्या है कि बाह्य अभिव्यक्ति को आवश्यक नहीं माना, है ना? वो अभिव्यंजना को आंतरिक ही मानते हैं। इसके जो 4 स्तर बताए कि तीसरे स्तर पर ये अभिव्यंजना को पूर्ण मान लेते हैं। जबकि क्रोंचे का ये कुंतक का जो वक्रोक्ति सिद्धांत है, वो पूर्णतः बाह्य तत्व पर ही आधारित है। उसका श्रृंगार, सौंदर्य, कवि कर्म कौशल, है ना? वेदज्ञ, भंगिनी, इन चीजों पर ही आश्रित है। तो ये तो क्रोंचे ने क्या किया, और क्रोंचे ने जो बताया कि भाई कि कला के लिए, काव्य के लिए नैतिकता की आवश्यकता नहीं है। और वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि वो मानसिक स्तर पर ही अभिव्यंजना मान देते हैं। इसके जो 4 चरण बताए हैं कला के, अभिव्यंजना के, तो 4 चरण ये बताए हैं कि पहला चरण है कि हमने किसी चीज को देखा। ये तो पहला प्रथम चरण हो गया। उस का प्रत्यक्षीकरण करके हमने अपने उसे हमारे मस्तिष्क में उतार लिया। ये तो हुआ दूसरा चरण। और तीसरा चरण है उसकी पुनः प्रत्यक्षीकरण करना, जो वस्तु देखी है, और उसके माध्यम से आनंद की प्राप्ति करना। जो हम काव्य सृजन बाहर करते हैं वो अंदर ही कर लेते हैं। तृतीय जो चरण है उन्होंने, वो मन में ही काव्य का संपूर्ण सर्जन कर लेता है। या मूर्तिकार है तो मूर्ति का वो अपने अंदर ही मन में ही एक विधान बना लेता है, मूर्ति का चित्र तैयार कर लेता है। तो ये इन्होंने का जो अभिव्यंजना का तीसरा चरण माना है, और यहीं पर उन्होंने वास्तविक अभिव्यंजना मानी है। यही उन्हें आनंद की अभिव्यक्ति होती है। बाहर उस वो कहते हैं कि बाहर अभिव्यंजना करना आवश्यक नहीं है। और जब हम चौथे चरण में अब जो करते हैं अभिव्यंजना, तो वो अभिव्यक्ति कहते हैं चौथे चरण को। उसके माध्यम से हम कला है तो कला को प्रस्तुत करते हैं, मूर्ति को रूप प्रदान करते हैं, कविता का काव्य को कविता का लेखन रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये है चतुर्थ चरण। और इस चरण को वो आवश्यक नहीं मानते, और वो अभिव्यंजना से हीन भी मानते हैं। ये इनकी एक कमी है, क्योंकि अभिव्यंजना वो मस्तिष्क के स्तर पर ही मान लेती है, तो उसका समाज में क्या उपयोग हो गया। और वो कहते हैं कि इसके लिए कोई नैतिकता की भी आवश्यकता नहीं है अभिव्यंजना के लिए। हालांकि वो सुधार करते हैं, वो कहते हैं कि मानसिक स्तर पर जब अभिव्यंजना हो रही है, वहां पर नैतिकता की आवश्यकता नहीं है। पर उससे बाहर जब जैसे हम अभिव्यक्ति करते हैं, हमारी अभिव्यंजना की, हमारी सहजानुभूति जो है, उसकी जब हम अभिव्यक्ति करते हैं, तो फिर उस पर कवि के जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, वो समाप्त हो जाती है। फिर उसे समाज के अनुरूप उसी चीज का वर्णन करना पड़ता है। और फिर जब वो समाज में इस चीज को प्रस्तुत करता है, तो तब उससे समाज की मर्यादाएं और नीति का पालन करना पड़ता है। पालन करना वो तब आवश्यक मानता है। यही थी, और कमी यही थी कि उन्होंने मानसिक स्तर पर ही इसे मान लिया था। और सर कमी हो तो सर आप बताएं रविंद्र जी। सर मैं बताता हूँ 2-3 बातें जो मैंने लिख रखी है। सर एक पॉइंट है कि प्रत्येक वस्तु या घटना कलाकार के मन में घटित होती है। सौंदर्य की अभिव्यंजना आंतरिक होती है। जिन प्रभावों या पदार्थों को वह मूर्तिमान करता है वह केवल उसी के लिए मूर्तिमान होते हैं, बाह्य धारणा नहीं करते। तो अब इसमें आक्षेप ये है कि फिर उसका मूल्यांकन कोई कैसे करेगा। एक तो इनकी ये जो आक्षेप इसके ऊपर लगाया गया है, कमी बोल सकते हैं उसको। दूसरा ये था कि क्रोचे बाह्य अभिव्यंजना को अनावश्यक मानकर कलाकार को ऐसी स्वच्छंदता दे देता है जो अराजकता और अव्यवस्था में परिणित हो सकती है। मतलब उसने बाह्य मान लिया उसको, तो उससे मतलब जो कलाकार है, कलाकार मतलब कुछ भी सहजानुभूति कर सकता है। जब उसकी बाह्य अभिव्यक्ति आवश्यक ही नहीं, तो वो अपने आंतरिक मन में तो कुछ भी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो उससे एक अराजकता और अव्यवस्था में परिणित हो सकती है जो उसकी भावना है। एक बोलते हैं कि क्रोचे एक तरफ तो कहते हैं कि सहजानुभूति व्यक्तिक है अथवा उसका पुनर्भाव नहीं होता, दूसरी तरफ कहते हैं कि सुंदर बाह्य कलाकृति ही नहीं, कलाकृति की सहायता से भाविक भी वही सहजानुभूति अनुभव करता है जो कलाकार की सहजानुभूति होती है। अगर सहजानुभूति व्यक्तिक है तो फिर उसका भाविक
भावन कैसे करेगा? एक प्रश्न ये उनके जो इनका सिद्धांत है उसके ऊपर उठता है। इसके जवाब में क्रोचे लिखते हैं कि सार्वभौमिकता के कारण समान बिंब विभिन्न व्यक्तियों के मन में समान सहजानुभूति को जन्म देते हैं। परंतु इनका जो ये मत था, ये उनके सहजानुभूति के व्यक्तित्ववादी जो उनका सिद्धांत या मत था, उससे कहीं भी मेल नहीं खाता। मतलब ये इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए कि जो उन्होंने कहा था कि व्यक्तिक होती है और ये मतलब दूसरे व्यक्ति में जो सहजानुभूति है वो सेम नहीं होती है। तो उसका इन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ये उनका व्यक्तिकता संबंधी जो मत था उससे कहीं ये विचार जो इनका था मेल नहीं खाया। तो ये 2-3 आक्षेप थे जो मैंने कल पढ़े थे सर। इसमें से मैक्सिमम तो आप लोगों ने कवर कर लिया था, बट थोड़ा-सा ये लिखने का तरीका शायद अलग है, तो वो मैंने आप लोगों के सामने बताया सर। सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे लगता है अभिव्यंजना सिद्धांत अब स्पष्ट हो गया होना चाहिए सभी के लिए। सर संग्राम जी, ठीक है। तो ये अभिव्यंजना लगभग तो स्पष्ट हो गया है मेरे ख्याल से। ठीक है। तो अब कॉलेज पर चले। सबकी इच्छा है तो चले।